ओके, बेटा ये हमारी जो कॉन्सेप्ट था ये थोड़ा जल्दबाजी में और समझा दिया, पता नहीं आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन, हैरोल्ड केलीस। इसमें बेटा हमने ये पढ़ा था कि किसी भी बंदे के बिहेवियर को जज करने के लिए उसके लिए डिस्पोजिशनल पाथ पर जाएंगे या सिचुएशनल पाथ पर जाएंगे, यानी उसका जो कोई भी बिहेवियर है उसके लिए आप जो है उसके सिचुएशन को ब्लेम करेंगे या उसके पर्सनालिटी को ब्लेम करेंगे। ये तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो तीन फैक्टर्स कौन थे? नंबर वन कंसेंसस, नंबर टू डिस्टिंक्टिवनेस और नंबर थ्री कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहते हैं तसलसल को, यानी वो चीज ये बंदा तसलसल के साथ तो नहीं करता आ रहा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको मिसाल दिया था पेपर में फेल होने का। अब एक बच्चा कहता है कि मैं पेपर में फेल हो गया हूँ। अब आपको आया वो पेपर में फेल हुआ है, उसकी अपनी गलती है या अपनी गलती यानी डिस्पोजिशन पर्सनल फैक्टर, या सिचुएशनल या उसके जिस सिचुएशन में है उन सिचुएशन की वजह से वो बेचारा फेल हो गया है। आप दोनों में से किसको अट्रीब्यूट करेंगे? ये डिपेंड करता है तीन चीजों पर। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी यानी तसलसल। अब आप देखेंगे उनके दूसरे पेपर, अगर दूसरे पेपर यानी 6 पेपर है, 6 के 6 पेपर में फेल हो गया है, तो अब वो जो सोशल साइकोलॉजी के पेपर में फेल हुआ है, आप ये कहेंगे कि भाई सिचुएशन का नहीं, सॉरी यानी कि इस बंदे का है, पेपर वगैरह कोई मुश्किल नहीं था, उस बंदे का ही कसूर है, उसमें सलाहियत नहीं है पेपर पास करने की। लेकिन अगर 5 दूसरे पेपर में तो अच्छे नंबर हैं, लेकिन एक पेपर सोशल साइकोलॉजी का जिसमें उसने कम नंबर लिए हैं, तो आप फिर कहेंगे सिचुएशन का कोई भी रोल नहीं है, बल्कि सॉरी इस बंदे का कोई रोल नहीं है, बल्कि सिचुएशन, यानी वो जो पेपर था वो बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो एक तो ये देखते हैं कि दूसरे पेपर में उसकी कारकर्दगी क्या है, जिसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। दूसरा फैक्टर जो आप कहते हैं डिस्टिंक्टिवनेस, सॉरी कंसेंसस। कंसेंसस क्या होता है? कंसेंसस यानी सोशल साइकोलॉजी के पेपर में जितने भी दूसरे स्टूडेंट हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस है। अगर आप देखते हैं मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स फेल हो गई है, शिकवा कर रही है कि वाकई भी पेपर अच्छा नहीं हमारा हुआ, यानी कि फिर बंदों का कसूर नहीं है, इस पेपर में कुछ मसला था। तो उस बात सिचुएशन पे फिर चली जाएगी, फिर पर्सन पे नहीं आएगी। अच्छा, तीसरे फैक्टर को आप रहने दें, ये दो फकत समझ लेंगे तो आपका ये यानी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर यानी कि आप दूसरे लोगों के बिहेवियर को जज करते वक्त जब आप एक्सप्लेनेशन देते हैं, उस एक्सप्लेनेशन देते वक्त आपसे एक एरर हो जाता है, यानी आप गलती कर जाते हैं। वो गलती क्या होती है वो हम इसमें पढ़ेंगे। अब बेटा यहां से आप ये चीज सीखेंगे, अगर आपने इस एरर को पकड़ लिया फिर क्या होगा, आपकी एक्सप्लेनेशन राइट हो जाएगी। जब आपकी एक्सप्लेनेशन राइट हो जाएगी आपकी जजमेंट भी राइट हो जाएगी। अब वो फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर क्या है? नंबर वन, attribution researchers have found a common problem with our attributions, यानी जिस तरह से हम attributions करते हैं, explanation करते हैं, उसमें एक problem पाया जाता है। when explaining someone's behavior, जब कभी आप किसी का behavior explain कर रहे होते हैं, underestimate the impact of the situation, यानी आप सामने वाले बंदे के बिहेवियर को जज करते वक्त अंडर एस्टिमेशन करते हैं। किस चीज को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं? आप अंडर एस्टिमेट करते हैं सामने वाले बंदे की सिचुएशन को। यानी एक बच्चा फेल हो गया है,
आप डायरेक्टली कहते बस इस बच्चे का कसूर है। भाई ये भी हो सकता है सवालात कितने थे, पेपर कितना मुश्किल था, टाइम कितना कम दिया गया था, इन फैक्टर्स को भी आप देखें, लेकिन इन फैक्टर्स को आप क्या करते हैं, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, और आप क्या करते हैं, ओवर एस्टिमेट। ओवर एस्टिमेट यानी लिमिट से ज्यादा उस चीज पर फोकस देना। किस चीज को, इंडिविजुअल ट्रेट्स, यानी उस बंदे पर आप ज्यादा फोकस करते हैं, नहीं इस बंदे का कसूर था, नहीं इस बंदे का है कि इसने जो है वो खुद फेल हुआ, इसका ही कसूर है। तो आप क्या करते हैं, ओवर एस्टिमेट करते हैं बंदे पर ब्लेम करते वक्त, अंडर एस्टिमेटिंग द सिचुएशन ऑफ द पर्सन एंड ओवर एस्टिमेटिंग द डिस्पोजिशनल ट्रेट्स ऑफ द पर्सन। इसको हम कहते हैं फंडामेंटल attribution error. people fall because they are clumsy. फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक बंदा जो है वो गिर गया है, अब उस बंदे के गिरने को आप क्या कहते हैं, भाई ये है ही clumsy, यानी ठीक से खड़ा ही नहीं हो सकता। आपने उस बंदे की सक्सेस को टारगेट कर दिया। अच्छा, रादर देन बिकॉज दे वर ट्रिप्ड, आप शायद वहां पे कोई ऐसी चीज हो जिसमें वो फंस कर या फिसल कर गिर गया हो, आप उस सिचुएशन को नहीं देखते, आप उस बंदे को टारगेट कर देते हैं, ये है एट्रीब्यूशन एरर। बी, पीपल स्माइल बिकॉज दे आर हैप्पी, यानी अगर कोई बंदा स्माइल कर रहा है तो आप डायरेक्टली इस चीज पे चले जाते हैं कि वो हैप्पी है इसीलिए स्माइल कर रहा है, रादर देन फेकिंग फ्रेंडलीनेस, यानी आप इस चीज पे जाते नहीं, सिचुएशन पे जाते नहीं है कि शायद वो चेहरे पे मुस्कुराहट फकत और फकत थोड़ा फ्रेंडलीनेस दिखाने के लिए कर रहा है। ये सिचुएशन कब आती है, फॉर एग्जांपल जब इम्तिहानों के दिन होते हैं, एक बच्चा होता है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, फिर उसके आसपास के जो दूसरे स्टूडेंट होते हैं वो उसके साथ खुश नहीं होते, मैं बताता जाता हूं, चाइना वो खुश नहीं भी होते, फिर भी क्या करते हैं, उनके सामने स्माइल वाला चेहरा लेकर आते हैं, उसका मूड हैप्पी करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनमें उनका काम फंसा हुआ होता है। तो पीपल स्माइल बिकॉज दे आर हैप्पी, लेकिन हम क्या कहते हैं, अगर वो चला जाओ, चाइना बादशाह चला, जवान इकलौता बेटा कश्ती में है, बेटा गिरा, यानी अगर बेटा अब हम इस बच्चे को पकड़ सकते हैं जो डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी माइक खुली हो, प्लीज आप सब देखें ये कौन सा बच्चा है। सर इसका नाम नहीं है, पता नहीं क्या लिखा हुआ, ऑनलाइन क्लासेस लॉलीपॉप, पता नहीं ये कौन है। ये जो कुछ भी आप ये नोट करके अपने पास सेव करके इसको हम पकड़ लेंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है, मेरे पास ऐसे आईटी के बच्चे हैं। अच्छा, पीपल फॉल, अच्छा नंबर सी, that people speed past us, that people speed past us on the highway because they are aggressive, यानी जब कभी आप देखते हैं कि कोई बंदा हाईवे पर एग्रेसिवली गाड़ी भगा के जा रहा होता है, तो उसके एग्रेसिवली गाड़ी के को भगाने के बिहेवियर को आप एग्रेशन एट्रीब्यूट करते हैं, यानी ये है ही एग्रेसिव, इसी वजह से वो भाग रहा है। रादर देन लेट फॉर एन इंपॉर्टेंट मीटिंग, ये भी हो सकता है कि वो किसी मीटिंग, इंपॉर्टेंट मीटिंग में उसको जाना है इसलिए वो लेट है, इसीलिए वो गाड़ी को भगा रहा है। आपने क्या किया, उसकी शख्सियत को डायरेक्टली जाके टारगेट किया, उसकी सिचुएशन को आपने देखा ही नहीं, ये है एट्रीब्यूशन एरर। नंबर 3, we tend to presume that others are the way they act, ये बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं लोगों को जज करते वक्त। हम यही समझते हैं that others are the way they act, यानी जिस तरह से वो लोग एक्ट कर रहे हैं वो वैसे ही होते हैं, ये हमसे गलती हो जाती है इसकी, लेकिन ऐसा नहीं है। they are not always the way they act, but sometimes their situations compel them to behave in that way. Point number 4, how we explain someone's negative behavior, how we explain someone's negative behavior determines how we feel about it, यानी सामने वाले बंदे के नेगेटिव बिहेवियर को हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ये डिपेंड करता है हम उस
की तरफ फील क्या करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है उस चीज के लिए। अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा, छोटा बच्चा हरकत करता है, लेकिन उसकी हरकत के दौरान आपका मूड बड़ा अच्छा है, आप बहुत अच्छी फील कर रहे हैं, उस वक्त आपको बहुत बड़े एग्जाम में कामयाबी की आपको पता चल गया है, अब उसकी हरकत भी आपको अच्छी लगने लगेगी, उसके नेगेटिव बिहेवियर को भी आप लाइटली लेंगे। लेकिन अगर आपका मूड बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, उस वक्त अगर कोई बच्चा नेगेटिवली थोड़ा भी बिहेव करता है तो उसको आप छोड़ेंगे नहीं। फिर तो आप दूसरे बंदे के बिहेवियर को जज करते वक्त कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये डिपेंड करता है आपकी फीलिंग्स पर, आप क्या फील कर रहे हैं उस वक्त। नंबर 5, इन रियल लाइफ, हकीकी जिंदगी में, who's with social power, those with social power, जिसके पास सोशल पावर ज्यादा होता है, यूजुअली इनिशिएट्स एंड कंट्रोल कन्वर्सेशंस। क्या होता है, जिस बंदे के पास सोशल पावर ज्यादा होता है, फॉर एग्जांपल अभी लेक्चर चल रहा है, तो स्टूडेंट और टीचर को कंपेयर किया जाए तो सोशल पावर टीचर के पास ज्यादा है, इसीलिए वो कन्वर्सेशन को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन हम क्या मिसजज कर बैठते हैं, दोज विद सोशल पावर यूजुअली इनिशिएट एंड कंट्रोल कन्वर्सेशन। वो लोग क्या करते हैं, कन्वर्सेशन को इनिशिएट भी करते हैं, शुरू भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। ये चीज देखकर which often leads underlings to overestimate their knowledge and intelligence, यानी उनके पास चूंकि पावर ज्यादा होता है, इस वजह से वो कन्वर्सेशन पे डोमिनेंट रहते हैं। लेकिन हम क्या मिस एट्रीब्यूट कर बैठते हैं, उनके पास चूंकि नॉलेज ज्यादा है, उनके पास चूंकि इंटेलिजेंस ज्यादा है, इसीलिए वो कन्वर्सेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। ये क्या है, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। आप उसकी पर्सनालिटी को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं, आप ये सिचुएशन नहीं देख रहे कि उस सिचुएशन में उसका किरदार जो है, उसका कैरेक्टर जो है, उसका जो कैरेक्टर ऑफ द टीचर है, उस वजह से वो यानी डोमिनेंट है, वरना वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट या नहीं हो सकता, नॉलेजेबल शायद किसी स्टूडेंट के पास उससे ज्यादा हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो दिस इज फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। नंबर 6, टू इलुस्ट्रेट द फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, इस पॉइंट को और ज्यादा समझने के लिए मोस्ट ऑफ अस नीड लुक नो फर्दर देन अवर ओन एक्सपीरियंसेस। हम अपनी एक्सपीरियंसेस के अंदर देखें तो वहां पे हमें फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर नजर आ जाएगी। नंबर 4, डिटरमाइन टू मेक सम न्यू फ्रेंड्स, जब आप नए दोस्त बनाने की मगन में होते हैं। अच्छा, ये एक बंदे का नाम है बेव, बेव ये एक अंग्रेज का बंदे का नाम है। बेव प्लास्टर्स अ स्माइल ऑन हर फेस एंड एंजाइयसली प्लंजेस इनटू अ पार्टी, यानी आप जब कभी पार्टी में जाते हैं तो आप क्या, आपकी कोशिश क्या होती है, वहां पे आपके क्लास फेलोज हैं, रिश्तेदार हैं, बहुत लोग हैं जो आपको जानने वाले होते हैं, आप अपने आप को वेल ड्रेस करके वहां पे पहुंचते हैं। अब कौन सा चेहरा लेकर जाओगे, आपके अंदर परेशानियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन क्या उस वक्त परेशानियां चेहरे पे देख कर भें भें करके रोना शुरू कर दोगे? नहीं, बल्कि उस वक्त आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर आप लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे। तो आपने अब जो चेहरे पे मुस्कुराहट सजाई है, इस मुस्कुराहट को दूसरे लोग कैसे जज करेंगे? नंबर 5, एवरीवन एल्स सीम्स क्वाइट रिलैक्स्ड एंड हैप्पी, वहां पे आप देख रहे सारे लोग हैप्पी और रिलैक्स्ड हैं। एज दे लाफ एंड टॉक विद वन अनदर, आप देख रहे हैं कि सारे लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बट नंबर 6, बेव वंडर्स टू हरसेल्फ, यानी वो जो बेव है, हरसेल्फ यानी वो कोई लड़की है, बेव वंडर्स हरसेल्फ, वो परेशान हो जाती है। व्हाई इज एवरीवन ऑलवेज सो एट इजी इन ग्रुप्स, क्यों सारे लोग इस तरह की ग्रुप मीटिंग्स में इजी और रिलैक्स होते हैं, लाइक दिस, इस तरह, वेल आई एम फीलिंग शाय एंड टेंस, लेकिन मैं क्यों, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है कि मैं शाय और टेंस हूं और मैं फेक स्माइल अपने चेहरे पर लाकर बैठी हुई हूं, वो इस कॉम्प्लेक्स में पड़ जाती है। नंबर 7, एक्चुअली एवरीवन एल्स इज फीलिंग नर्वस टू, यानी वहां पे जितने भी सारे लोग हैं उनकी भी बेव की तरह वही हालत है, हर वो सारे लोगों के साथ बारे में यही सोच रहे हैं, वो सारे नेचुरली हैप्पी हैं, लेकिन मैं जो हूँ वो एक फेक हैप्पीनेस दिखा रहा हूँ, मैं एक ही हूँ जो शायद बना हूँ, बाकी सारे जो है वो नेचुरली रिलैक्स हैं। वहां पे मौजूद हर बंदे की ये फीलिंग्स होती है बाकी सारे लोगों के बारे में। एंड मेकिंग द सेम एट्रीब्यूशन एरर in assuming that Bev and the others are as they appear
कॉन्फिडेंटली कन्वाइवियल, यानी वो लोग जितने कॉन्फिडेंस चेहरे से दिख रहे होते हैं हम यही समझ रहे होते हैं वो अंदर से भी बिल्कुल वैसे ही है। यानी हमने उनकी फोकस दिया, उसकी पर्सनालिटी को, सिचुएशन को हमने छोड़ दिया। दैट वाज फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6 पर, जो कि आज का आखिरी कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल में। Why do we make attribution error? यानी हम attribution error क्यों करते हैं? अब पिछले मिसाल में आप देखें, अगर हम इस चीज पे कंट्रोल कर लें तो कितना हम रिलैक्स हो सकते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस से हम निकल सकते हैं अगर हम फकत और फकत फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर के एक कॉन्सेप्ट को समझ लें। Number one, so far we have seen a bias in the way we explain other people's behavior. We often ignore powerful situational determinants. यानी हमारे अंदर एक बायस पाया जाता है। बायस की उस दिन हमने डेफिनेशन बताई थी, आपके अंदर एक टेंडेंसी, झुकाव, यानी आप एक तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं, दूसरी तरफ कम झुकाव रखते हैं। वो झुकाव क्या है? आप हमेशा दूसरे बंदे के पर्सन को ज्यादा फोकस करते हैं, उसकी सिचुएशन को कम फोकस करते हैं। ये आपके अंदर बायस पाया जाता है। नंबर 2, why do we tend to underestimate the situational determinants? यानी दूसरे बंदे के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते वक्त या जज करते वक्त हम उसकी सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट क्यों कर जाते हैं, बट नॉट ऑफ अवर ओन। यानी यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ रहा है, हम दूसरे बंदे की सिचुएशन को तो अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, लेकिन हमारी जो अपनी सिचुएशन होती है वो हमारे सामने होती है, हम उसको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करते। अब एक बच्चा, क्रिकेट से मिसाल ले लें, एक प्लेयर होता है जो टेंस ओवर होते हैं, आखिरी ओवर होते हैं टेंशन वाले, उसमें बैटिंग कर रहा होता है, तो उससे एक सिंगल नहीं ली जा सकती। आप अपने सर को पीट मार दें, यार ये कैसा प्लेयर है, ऐसे सिंगल नहीं उठाई ले जा रही है, हम होते तो हम तो छक्का मार जाते। यानी आप उस बंदे की सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि वो जिस ग्राउंड में है वहां पे हजारों लोग बैठे हुए हैं और मैच की सिचुएशन क्या है, सारी दुनिया की कैमराएं उस मैच पे हैं। इस सिचुएशन को आप अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, और आप जो कहते हैं ना हम होते तो छक्का मार जाते, आप अपने आप को फोकस कर रहे हैं, ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, यानी, और आपकी जो सिचुएशन है उसको आप फिर यानी कि अंडर एस्टिमेट करें कि आप उस सिचुएशन में नहीं है। इसको हम कहते हैं एक्टर ऑब्जर्वर पर्सपेक्टिव। एक्टर ऑब्जर्वर यानी आप जब एक्टर होते हैं तो आपकी एक्सप्लेनेशन कुछ डिफरेंट होती हैं। यानी बजाते खुद जब आपको बल्ला पकड़ाया जाए और आपको उस ग्राउंड में खड़ा कर दिया जाए, फिर आपसे पूछा जाए हाँ भाई आपने सिंगल क्यों नहीं उठाई, तो आपकी एक्सप्लेनेशन कुछ डिफरेंट होगी। और जब आप फकत टेलीविजन के सामने बैठकर और आप जो है उस बंदे की, प्लेयर की परफॉर्मेंस को जज कर रहे होते हैं तो आपकी एक्सप्लेनेशन कुछ डिफरेंट होती है। इसको हम कहते हैं एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट। यानी एज अ ऑब्जर्वर आपकी अलग इवेल्युएशन होगी, लेकिन बजाते खुद जब आपको एक्टर बनाया जाए तो आपकी इवेल्युएशन उस बैड परफॉर्मेंस के बाद कुछ डिफरेंट होगी। इसका सिंपल सा मिसाल मैं आपको दूं, आपका कोई क्लास फेलो प्रेजेंटेशन देने गया, वहां पे जाके वो चौक जाता है, और वो जिन पॉइंट्स पे चौक जाता है यानी चोकिंग हो जाती है उसकी, अब उसके समझ में नहीं आ रहा वो आगे क्या कहे, अब वो पॉइंट्स आपके माइंड में होते हैं, आप कहते यार ये तो बहुत इजी पॉइंट्स है, ये क्यों उसके माइंड में नहीं आ रहे हैं। फिर जब वो चौक होकर वापस आ जाते हैं आप कहते यार बहुत इजी टॉपिक था, लेकिन आपके अंदर आपकी इनकॉम्पिटेंस थी जिस वजह से आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन फिर क्या होता है, आपको खुद को प्रेजेंटेशन के लिए जाना पड़ता है, आप वहां पे चौक हो गए, फिर आप कहते हैं यार ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था, फिर आप अपनी सिचुएशन गिनवाने शुरू हो जाते हैं, आप फिर अपनी पर्सनल ट्रेड्स को भूल जाते हैं कि यार मेरे अंदर कोई इनकॉम्पिटेंस थी। तो आप लोगों को ब्लेम करते वक्त उनकी शख्सियत को टारगेट करते हैं, उनके सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, और अपने जब आपकी अपनी बारी आती है तो आप अपने पर्सनल ट्रेड्स को, डिस्पोजिशन को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, और आप अपनी सिचुएशन को सामने लाते हैं, यार इस सिचुएशन की वजह से मैंने बुरा परफॉर्म किया। नंबर 4, when we act the environment commands our attention। यानी जब हम एक्ट कर रहे होते हैं, जब आप बल्ला लेकर ग्राउंड पे आप यानी बैटिंग करने जा रहे होते हैं, उस वक्त सिर्फ आपके सामने बॉलर नहीं होता,
बॉलर के साथ साथ अंपायर भी होता है, जो ये देख रहा होता है कि अब ये जनाब जो है वो कौन सी हिट मार रहा है, अब पता नहीं मुझे हाथ ऊपर करने पड़ेंगे या उंगली ऊपर करनी पड़ेगी, या और जो दूसरे प्लेयर होते हैं वो भी देख रहे होते हैं कि अब ये जनाब जो है वो क्या करने जा रहा है। तो इन सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन का जो बोझ होता है आपको भारी कर देता है। उस वक्त उस बोझ की वजह से आप इतने बोने हो चुके होते हैं कि आपको फिर सामने आपका बॉलर दिखाई नहीं देता, इसी वजह से आपकी परफॉर्मेंस जो है वो खराब हो जाती है। नंबर 5, when we watch another person act, जब हम दूसरे लोग को एक्ट करते देख रहे होते हैं, that person occupies the center of our attention, यानी वो बंदा हमारे सेंटर में होता है। अब आप उस वक्त सिर्फ और सिर्फ प्लेयर को देख रहे हैं कि उसके हाथ में बल्ला है, पिच के एक हिस्से पे खड़ा है, आप सिर्फ उसको देख रहे हैं, सेंटर ऑफ अवर अटेंशन, एंड द एनवायरमेंट बिकम्स रिलेटिवली इनविजिबल, यानी उसका जो एनवायरमेंट है कि भाई हजारों कैमराएं हैं, स्टेडियम में लोग हैं, ठीक है, उसके माइंड में प्रेशर है, ये सारी चीजें उस वक्त आपके माइंड से डिसअपियर हो जाती हैं। नंबर 6, when our action feels when our action feels intentional and admirable, we attribute it to our own good reasons, not to the situation, यानी जब आप कभी कोई अच्छी परफॉर्मेंस आपसे हो जाती है तो आपसे कहा जाए हाँ भाई आपने ये जो छक्का मार दिया है ये कैसे लग गया। अब कोई प्लेयर ऐसा है वो कहेगा नहीं यार मुझे तो पता नहीं कैसे लग गया, मेरी तो आंखें बंद थी, पता नहीं कैसे बैट उसको लगी। अब वो इस क्रेडिट को खोने नहीं देगा, वो कहेगा नहीं मैंने बड़ी प्लानिंग की थी इस छक्के को लगाने के लिए। तो अच्छी चीज का वो क्रेडिट जरूर लेगा, लेकिन अगर वो आउट हो गया है तो वो ये नहीं कहेगा कि मेरी गफलत की वजह से आउट हो गया, वो कहेगा यार उस बॉलर की स्पीड बड़ी तेज थी। ठीक है, तो ये नाइंसाफी कर बैठता है दूसरे लोगों को और अपनी परफॉर्मेंस को जज करते वक्त, इसको कहते हैं एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट। अब आते हैं नंबर 8, कल्चरल डिफरेंसेस, यानी बेटा दो तरह के कल्चर होते हैं, एक होते हैं कलेक्टिविस्ट कल्चर और एक होते हैं इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर। अब इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर, वेस्टर्न जो कल्चर्स हैं यानी मगरब में इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स होते हैं, वहां पे यानी वो कहते हैं आप एज अ पर्सन जिम्मेवार हैं अपने हालात के। लेकिन हमारा जो मुआशरा है ईस्टर्न सोसाइटीज, वहां पे कहते हैं ग्रुप जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल से। तो वेस्टर्न कल्चर जो है वो ज्यादा यानी कि डिस्पोजिशनल फैक्टर्स को ज्यादा टारगेट करते हैं वो लोग जब किसी को जज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब कोई मवाली है, ठीक है, अब वो कोई मवाली है तो वो वो कहते हैं कि भाई इस बंदे का अपना कसूर है। लेकिन हमारा जो मुआशरा है हम जो है वो थोड़ा उसको लीनियंसी देते हैं, हम थोड़ा सा उसके सिचुएशन उसकी फैमिली को भी हम थोड़ा सा टारगेट करते हैं, हिट करते हैं उसको, तो हम सिचुएशनल फैक्टर्स को भी थोड़ा सा उनको हम एडवांटेज देते हैं। Number 9, a Western worldview predisposes people to assume that people, not situation, cause events. यानी वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू, वो मगरब वाले लोग जो हैं वो चीजों को कैसे देखते हैं, वो कहते हैं पीपल टू अज्यूम दैट पीपल नॉट सिचुएशन कॉज इवेंट्स, यानी सिचुएशन की वजह से नहीं बल्कि वो जो लोग होते हैं उनकी वजह से इस तरह के इवेंट्स होते हैं। तो फिर वो इवेंट को ज्यादा टारगेट नहीं करते बल्कि उस पर्सन को ज्यादा टारगेट करते हैं। इंटरनल एक्सप्लेनेशंस आर मोर सोशली अप्रूव्ड, यानी वहां पे अगर कोई बंदा वहां पे यानी कि जॉब करता है और 9 बजे पहुंचना है लेकिन वो बंदा पहुंच रहा है 11 बजे, और फिर उनको कहता है कि यार असल में क्या है कि रात को मैं लेट सोया था, मुझे नींद आ गई थी, गाड़ी नहीं मिली थी, इसी वजह से वो लेट हो गया। ऐसी एक्सप्लेनेशन वेस्टर्न सोसाइटीज में एक्सेप्टेबल नहीं होती। वो कहते हैं गाड़ी आपको लेट मिली हमारा कसूर है, नहीं ये आपका मसला है हमारा नहीं है। तो सारी आपकी सिचुएशन के मसले आपकी अपनी डिस्पोजिशन पे छोड़ देते कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल। तो वहां पे इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में ये चीज होती है। नंबर 10, yet people in Eastern Asian cultures are somewhat more sensitive to importance of situation, यानी जो ईस्टर्न एशियन कल्चर्स होते हैं दे आर सेंसिटिव, यानी उनको थोड़ा इदराक होता है, किस चीज का इदराक होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ द सिचुएशन। वो कहते हैं कि सिचुएशन जो होती है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सिचुएशन को भी देखो फकत बंदे को ही ना पकड़ो। नंबर 11, thus when aware of the social context they are less inclined to assume that others behavior corresponds to their traits,
यानी दे आर अवेयर ऑफ द सोशल कॉन्टेक्स्ट। जब उनको अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट का पता होता है तो लेस इंक्लाइन टू अज्यूम दैट अदर्स बिहेवियर करेस्पॉन्ड टू देयर ट्रेट्स। यानी जब उनको सोशल कॉन्टेक्स्ट का पता होता है तो वो इंडिविजुअल के ट्रेड्स को नहीं देखते। अब फॉर एग्जांपल आप अगर किसी वेस्टर्न सोसाइटी के यूनिवर्सिटी में होंगे तो वहां पे एक बच्चा है, दो बच्चों की परफॉर्मेंस है, वो दोनों को इक्वली देखते हैं। एक अमीर तरीन बाप का बच्चा है, अकेला है, घर में बहुत बेहतरीन माहौल है, माँ बाप पढ़े लिखे हैं, वो मोटिवेट करते हैं। दूसरा बच्चा है, मजदूर का बच्चा है, वो खुद इलिटरेट हैं, उनको पढ़ाई की अहमियत का अंदाजा नहीं है, घर में कमरा ही है कि वो बेचारा कैसे पढ़े, छोटे बहन भाई हैं वो चीख रहे होते हैं, वो किस तरह से क्लास ले। ठीक है, उसके अलावा उसको खुद भी शाम को कमाना पड़ता है, वो किस तरह से टाइम दे बच्चे। तो सोशल कॉन्टेक्स्ट को भी देखा जाता है हमारे यहाँ। लेकिन वेस्टर्न सोसाइटीज में वो फकत और फकत कहेंगे यू आर द रिस्पॉन्सिबल। वो आपकी सिचुएशन को कभी भी बोरो नहीं करेंगे, परचेज नहीं करेंगे, वो कहेंगे नहीं यू आर द रिस्पॉन्सिबल, वो हमारा कोई लेना देना नहीं है आपकी सिचुएशन से। तो इस तरह के कल्चर्स में पर्सनल डिस्पोजिशन को ज्यादा ब्लेम करते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं, एक्सप्लेन करते वक्त, जज करते वक्त। नंबर 12, सम लैंग्वेजेस प्रोमोट एक्सटर्नल एट्रीब्यूशंस। यानी कुछ कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो प्रोमोट कर रही होती हैं एक्सटर्नल एट्रीब्यूशंस को। एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन यानी सिचुएशन। वो कहते हैं इंस्टीड ऑफ आई वॉज लेट, यानी मैं लेट हो गया, आई वॉज लेट यानी मुझे देर हो गई, यानी मैं जिम्मेवार हूं इस लेट का, मुझे देर हो गई। लेकिन स्पेनिश स्पेनिश जो जबान है उसका एक ईडियम है, वो अलो करते हैं लोगों को, किस चीज के लिए वो अलो करते हैं, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन के लिए। वो क्या होता है, द क्लॉक काज्ड मी टू बी लेट, यानी जो वॉल क्लॉक था उसने मुझे लेट कर दिया, यानी मेरी कोई वजह नहीं थी, वॉल क्लॉक की वजह से। अब उसने जिम्मेदारी वॉल क्लॉक पे डाल दी। तो ये ईडीएम है उनका। इस तरह की चीजें एक्सेप्ट की जाती हैं, फिर बंदे पे थोड़ा कम टारगेट किया जाता है, उसकी सिचुएशन पे ज्यादा किया जाता है। आखिरी पॉइंट, मोरल। आज के पूरे लेक्चर का मोरल क्या है, सबक क्या है हमारे लिए सीखने के लिए। पीपल शुड नॉट ऑलवेज बी ब्लेम फॉर देयर प्रॉब्लम्स। यानी लोगों को आप हमेशा ब्लेम ना करें उनके प्रॉब्लम के लिए। अब कोई बच्चा होगा क्लास में ना आ पाया होगा, कोई बच्चा होगा किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होगा, खाना लेट हो गया होगा, बंदा बाहर रह गया होगा, कोई बंदा अपना वादा नहीं निभा पाया। अब आप डायरेक्टली उस बंदे को पिन पॉइंट करते हैं, हाँ ये बंदा है ही ऐसा, मुझे पहले से पता था कि ये वैसे ही करेगा। तो ये आप उसके पर्सनल डिस्पोजिशन को ब्लेम कर रहे हैं, उसके पर्सनल ट्रेट्स को ब्लेम कर रहे हैं। कहते हैं हमेशा पर्सनल ट्रेट्स को ब्लेम नहीं किया जाता। अगर आप पर्सनल ट्रेट्स को ब्लेम करेंगे आपके सर्कल में बहुत ही कम लोग रह जाएंगे। आपको करना क्या है, more often more often than people are willing to acknowledge, they conclude failure, disability and misfortune are the product of real environmental cause। यानी more often than people are willing to acknowledge, यानी बहुत ही कम ऐसा होता है कि लोग इस चीज को माने या वो इस चीज को कंक्लूड करें कि फेल्यूर, आपका बच्चा फेल हो गया है, डिसेबिलिटी यानी उसके अंदर जो डिसेबिलिटी है, एंड मिसफॉर्चून यानी वो किसी चीज को हासिल नहीं कर पाया, उसकी जो किस्मत है, और द प्रोडक्ट ऑफ रियल एनवायरमेंटल कॉजेज, यानी उनके जो नेगेटिव आउटकम है उनके लिए बहुत ही ऐसा कम होता है कि आप उनके एनवायरमेंट को ब्लेम करें। हमेशा क्या होता है, आप उसकी सिचुएशन को ब्लेम करें। अच्छा बेटा, इसका आखिरी मिसाल में आपको एक फिल्म से दूंगा, तारे जमीन पर। उसमें जो ईशान लड़का होता है उसके माँ बाप उसकी बैड परफॉर्मेंस को कैसे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। वो कहते हैं ये है ही ऐसा, ये इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ये जो है वो डल है, ये पढ़ना नहीं चाहता, इस तरह से करके फिर उनका जजमेंट ऐसी होती है तो उनका बिहेवियर भी हार्श हो जाता है बच्चे की तरफ, और उनका जो हार्श बिहेवियर है बच्चे के प्रॉब्लम्स को और कॉम्प्लिकेट कर रहा होता है। लेकिन उनका जो टीचर होता है आमिर खान, वो ये देखता है कि भाई बच्चे में प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा इंटरेस्ट ले सकता है, उसकी जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन से वो गुजर रहा है, एक ऐसी बीमारी है, डिसलेक्सिया की बीमारी है जिससे वो गुजर रहा है, उस सिचुएशन की वजह से वो बच्चा इन प्रॉब्लम्स में है। तो जब टीचर ने उनकी सिचुएशन पे जाके काम किया तो वही बच्चा जो है वो कोयले से हीरा बन गया। तो मोरल क्या है, आप लोगों को थोड़ा शक का फायदा दें,
आप लोगों की थोड़ा सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। अगर सिस्टर है, बेगम है, बीवी है, वो थोड़ी लेट घर पहुंची है, तो उनको डायरेक्टली उनको टारगेट ना करें। वो बेचारी सहमी हुई होगी कि मुझे 2 बजे घर पहुंचना था, 5 हो गए, अब्बू और अम्मी डांटेंगी। आप डायरेक्टली उसके पर्सनल ट्रेट पे ना चले जाएं कि आप हैं ही वैसी। आप उसकी सिचुएशन पे जाएं कि भाई हो सकता है कोई हड़ताल हो, कोई ट्रैफिक जैम हो, कुछ भी हो। जब आप सिचुएशन की तरफ जाते हैं तो आप मैच्योर कहलाते हैं। जब आप डायरेक्टली पर्सनैलिटी को हिट करते हैं, आप इमेच्योर कहलाते हैं। फैसला आपके अपने हाथ में होता है। तो विद दिस वी हैव कंक्लूडेड आवर 3 सेशंस। लेक्चर तो एक ही था बेटा जो हम नॉर्मली क्लास में लेते हैं, 1 घंटा और 15 मिनट का, लेकिन ऑनलाइन की वजह से हमें 3 सेशन कंडक्ट करने पड़े। अब इसको जो है वो ज्यादा मत समझिएगा कि भाई बहुत ज्यादा लंबा है। वैसे हम हफ्ते में 2 क्लासें लेते थे 1 घंटा 15 मिनट की, उसकी जगह अभी सिर्फ और सिर्फ 1 क्लास ले रहे हैं। लेकिन सेशन थोड़े ज्यादा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सेशन में भी कंप्लीट हो सकता है, लेकिन फिर क्या हो गया, क्या होगा, जल्दी जल्दी सिर्फ इसको रीड करके खत्म करना पड़ेगा और आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए मैंने 3 सेशन बनाए ताकि एक एक पॉइंट्स आपकी जिंदगी में बैठ जाए। ना फकत पेपर पेपर मेरे नजर में है ही नहीं, बल्कि ये जो प्रैक्टिकल चीजें हैं आपकी लाइफ में आ जाए और आपको कुछ ना कुछ फायदा इसका हो जाए। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज। अगर कोई सवाल हो तो आप वॉइस मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। मैं कोशिश करूंगा आपकी जो भी कंफ्यूजन होंगी मैं आपके ग्रुप पर उनका जवाब दे दूं। अल्लाह हाफिज।